हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में मैं ऋचा जोशी आप सभी का बीएड फर्स्ट ईयर जो हमारा पेपर है C4 पाठ्यक्रम से पार भाषा और इसमें हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बहुभाषिकता के शिक्षण के लाभ, यानी कि अगर एक से ज़्यादा भाषिकता हम सीखते हैं तो ये क्या लाभ होते हैं, इसको क्यों इसकी हमारी आवश्यकता है और किस किस तरीके से अगर हम इसको देखें तो क्या कैसे सीख सकते हैं। तो अगर हम देखें जो कि बालक अगर कोई क्लास में कोई चीज़ें हम बालक को सिखाते हैं तो और वो सीख जाता है तो ये बालक की अधिगम की क्षमता होती है। अगर शिक्षण प्रक्रिया हम बालक को करवाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो बालक के शिक्षण अधिगम की क्षमताएं हैं उनका विकास हो। और भाषा शिक्षण में अगर हम अधिगम की बात करें तो इसका विशिष्ट स्थान है। क्यों है? क्योंकि जो बालक है वो किसी भी भाषा को सीखने के बिना किसी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसको कभी भी सीखने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि विषय हम कोई सा भी पढ़ें लेकिन हमें उसको पढ़ना किसी न किसी भाषा में होता है। इसलिए जो भाषा शिक्षण का जो अधिगम है उसको सिखाने के लिए हम सहायक सामग्री, उपकरण आदि इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो बालक की ध्यान है, यानी कि उसकी जो रुचि है वो हम कोशिश करें कि उसमें बनी रहे भाषा के शिक्षण में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुभाषिकता जब होती है तो वो बालक को अधिगम को प्रभावित करती है, यानी कि बालक को निरर्थक ही एक से अधिक जो सब्जेक्ट होते हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो उनको लगता है कि ये चीज़ तो हमें आती है, हम क्यों इसको पढ़ें, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास हैं पढ़ने के लिए। तो जनरली बहुभाषिकता में ये चीज़ें बाधक बनती हैं और नकारात्मकता की जो दृष्टिकोण है वो बालकों में आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुभाषिकता होती है उसका प्रचलन हमारे देश में अधिक इसलिए है क्योंकि हम जो जिस देश में निवास करते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है। दूसरा कि जो हमारी द्वितीय भाषा के रूप में जिसको हमने स्वीकार कर रखा है वो है अंग्रेजी भाषा। सबसे बड़ा बाधकता कि हमारी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हमारे सिर्फ राजभाषा को ही एक मान्यता प्राप्त है और राष्ट्रभाषा के नाम पर हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता कि प्रॉपरली हमें कौन सी भाषा को पढ़ना चाहिए और किस भाषा को पढ़ने में अधिक सफलता मिलेगी। बालकों के मन में हमेशा अंग्रेजी भाषा के प्रति एक डर भी व्याप्त है, लेकिन एक उसकी जो महत्व है वो भी उनको पता है। और हिंदी भाषा का जो महत्व है वो तो अपने स्थान रखता ही है, लेकिन जो आजकल का परिवेश चल रहा है उसमें जो अंग्रेजी भाषा को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसके लिए अलग अलग जब हम बालक को बहुभाषिकता सिखाना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके की हम कह सकते हैं कि जो विधियां हैं उनका हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि व्याकरण अनुवाद विधि है, सीखने का प्रत्यक्ष तरीका है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, कंप्यूटर से एडेड लैंग्वेज जो टीचिंग होती है वो है, और ऑडियो विजुअल अप्रोच है। इन सब को हम सीखने के तरीके में हम लाते हैं और इनके आधार पर हम बालकों को कोशिश करते हैं कि एक से अधिक भाषाओं को सिखा सके। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? तो अगर हम देखें तो विश्व के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अनेक अनेक तरह की भाषाएं चलती हैं, और इनमें क्या होता है कि हिंदी सीखने के लिए जो विद्यालय हैं हमारे, तो वो तो सामान्य तौर पे सब जगह एक ही जैसे हैं। अगर हम विदेशों में भी देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे कि मॉरिशस है, कनाडा है, वहाँ पे ऐसे स्कूल बनाए गए हैं कि आप हिंदी भाषा को सीख सकें, यानी कि उसके अवसर वहाँ पर प्रदान किए गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही कोई विदेशी भाषा सीखने की ज़रूरत है, और भी देशों के लोग हैं जिनको कि हमारे यहाँ की भाषा सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुभाषिकता ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण को जोड़ करने का प्रयास करती है। व्यापक सोच का विकास होता है। अब हम इनके पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहला है व्यापक सोच का विकास। बहुभाषिकता के अंतर्गत जो छात्र छात्राएं होते हैं इनमें व्यापक सोच का विकास संभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हमारे द्वारा किसी भी भाषा को सीखने का जब प्रयास किया जाता है
तो उस भाषा की जो समस्त गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक भाषा, कोई भी भाषा या कोई सी भी जगह की सभ्यता और संस्कृति वहाँ की भाषा से झलक जाती है। अब हम जब उनको भाषा सीखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ की जो भौगोलिक गतिविधियाँ हैं और अन्य तरह की जो गतिविधियाँ हैं उनसे हम परिचित होते हैं। इससे क्या होता है कि समस्त व्यक्तियों को उनके जो परंपरा है उसके प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप जो छात्र छात्राएं हैं उनमें व्यापक सोच का विकास होता है, यानी उनकी सोच संकीर्ण नहीं होती। जैसे कि आप साधारणतया देखिए कि अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी इसमें मूवी देखते हैं तो वहाँ की जो लड़कियां हैं वो साड़ी नहीं पहनती, तो हमें देखने की आदत पड़ चुकी है कि वो लोग इस तरह का जो वेशभूषा है उसका प्रयोग नहीं करते, तो हमें वो चीज़ सामान्य लगती है। अब उसको देखकर हम प्रभावित होते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ पहनती हैं कि हाँ आजकल तो इसको सब पहनते हैं, तो एक व्यापकता आती है हमारे सोच में। जिस तरीके से पहले हमारे यहाँ पे था कि लड़कियां को पढ़ाया नहीं जाए, लेकिन हमने धीरे धीरे देखा कि और जगह की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे हमने प्राचीन साहित्य है उनका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, पढ़ाई तो शुरू से ही है और महिलाओं का इसमें वर्चस्व भी रहा था। तो हम धीरे धीरे इस सोच को लाते हैं कि हाँ, व्यापक सोच लाते हैं कि हाँ, पढ़ाई सबके लिए है और सबको अपना उत्थान करने का अधिकार है। तो इस तरीके से जब हम कोई भी अन्य भाषा को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चलता है, और जब हम उनकी सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उनके लिए उतना ही सामान्य है जितना कि हमारे लिए हमारी संस्कृति का काम करना सामान्य है। तो हमारी जो सोच है वो व्यापक होती है। फिर है ज्ञान में वृद्धि। जो छात्र छात्राएं होती हैं उनके सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भी भिन्न भिन्न जो भाषाएं हैं उनकी आवश्यकता होती है। और जब भी हम किसी के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जब हम ज्ञान रखते हैं, तो उससे संबंधित जो साहित्य होता है, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक परंपराएं होती हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। वो किस तरीके से उनकी जीवन शैली है उसके बारे में हमें पता चलता है, उनकी परंपराएं रीति रिवाज क्या है उनके बारे में हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे सामाजिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जैसे कि आज हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम मूवीज़ प्ले देखते हैं या प्ले नोवेल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे युद्ध किस तरीके से होते थे, वहाँ की महिलाएं हैं वो क्या काम करती थी, वहाँ के रीति रिवाज क्या थे, वो किन चीज़ों को सेलिब्रेट करते थे। जब हम उनके सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो या तो क्रिसमस सेलिब्रेशन आता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन आता है, तो इस तरह से वहाँ पे कोई होली या दिवाली का वर्णन नहीं आता। लेकिन अगर कोई हमारे देश का पढ़ेगा साहित्य तो उनको पता चलेगा दिवाली होती है, होली होती, तो उनको पता चलेगा कि हमारे यहाँ का संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ की कला क्या है, हमारे यहाँ पे किस किस तरह की परंपराएं हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब हम दूसरे लोगों की भाषाओं को जानते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होने लग जाती है। और बहुत आवश्यक है कि हम हमारे जो सोच है उसको व्यापक भी रखें और हमारा ज्ञान है वो बढ़ता भी रहे। फिर तीसरा है आर्थिक विकास की संभावना। बहुभाषिकता, जब हम बच्चों को एक से अधिक भाषाएं सिखाते हैं तो वो जनरली कोशिश करते हैं कि दूसरे देशों के जो नागरिक हैं वहाँ पे संपर्क स्थापित हो सके, हम व्यापार कर सके, औद्योगिकीकरण कर सके, यहाँ हम खुद वहाँ जाकर पढ़ाई कर सके। तो इस तरीके से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, औद्योगिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम इसकी संभावनाओं को देखते हुए कोशिश करते हैं कि हम भी उसका हिस्सा बन सकें, उसका भाग बन सके, यानी कि हम भी हमारा आर्थिक विकास कर सकें। तो इसको करने के लिए हमें प्रॉपरली जनरली वहाँ की भाषा आना आवश्यक हो जाता है। और इस तरीके से अगर हम भाषा का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कुछ भी बात हो, कोई भी व्यापारिक संबंध बने, आत्मीयता के संबंध बने, लेकिन जब तक भाषा आपको नहीं आएगी, उनके विचारों के माध्यम और आपके विचारों के माध्यम एक नहीं होंगे, जब तक आप लोग विचार का आदान प्रदान नहीं कर सकते तब तक वो विकास उस देश में करना संभव नहीं होगा। यानी कि जहाँ पे भी हमें आर्थिक विकास करना है, चाहे वो देश के प्रति हो या हम खुद अपना कोई व्यापार करना चाहें, तो आवश्यक है कि हमें उनकी भाषा का ज्ञान भी हो। फिर है राष्ट्रीय एकता की संभावनाएं।
तो बहुभाषिकता को जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जब हम दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं तो आपस में जो दो व्यक्तियों के बीच में दूरी होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है और सभी मिलकर जो व्यक्ति हैं वो एक ही प्रयास करते हैं कि हम सबका कल्याण हो सके या हम सबका जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। जब हम सभी इस तरह के भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होगी। और इसी का जो प्रमुख उदाहरण हम देखें तो ये भारतवर्ष ही है, क्योंकि यहाँ पर सभी सभ्यता सभी संस्कृति के लोग रहते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों को लोग देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। अभी कोई जो पंजाबी समाज है वो लोहड़ी मनाता है तो उनके यहाँ लोहड़ी का प्रोग्राम होगा तो हम लोग शामिल हो जाते हैं, होली होती है तो वो सब शामिल हो जाते हैं। और अगर ईद होती है तो कोई ना कोई उनका हिंदू मित्र है वो उनके घर पे जाके सिवैयाँ खाता है। और अगर अपने यहाँ पे कोई दिवाली होती है तो अपने अन्य धर्मों के जो मित्र हैं वो अपने यहाँ आकर अपने को बधाइयाँ देते हैं, अपने यहाँ पर नाश्ता करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब एक ही रहना चाहते हैं और एक ही हैं। बस ये कुछ राजनीतिक में अराजक जो तत्व होते हैं ये कोशिश करते हैं कि इन लोगों में फूट पड़े, परंतु अगर हम देखें तो हमारा आपसी द्वेष कुछ नहीं होता, हम तो बहुत आराम से जी रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई जो असामाजिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको जोड़ता कौन है? इसको जोड़ने वाली जो है वो हमारी भाषा ही है। हम एक भाषा बोलते हैं और एक ही स्थान पर आराम से अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग संस्कृतियों को सहेजते हैं और साथ में रहते हैं। और भारत इसका सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है कि हमारे देश में अनेक भाषाओं के अनेक जो कल्चर है वो है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, लेकिन फिर भी हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो स्थापित है, इसमें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आती। फिर है राजनीतिक विकास की संभावनाएं। अगर बहुभाषिकता के आधार पर हम देखें तो राजनीतिक विकास की भी पूर्ण संभावना होती है। जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के द्वारा ही कहीं ना कहीं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इसके आधार पर क्या होता है कि जो राजनीतिक समझौतों पर सहमति बनती है और इसके अलावा अनेक प्रकार के जो राजनीतिक महत्व के मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो बहुभाषिकता कहीं ना कहीं दो राष्ट्रों को जोड़ने में और राजनीतिक विकास की जो संभावना है उनमें वृद्धि करती है। बहुभाषिकता एक तो क्या होता है कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हमें होता है, तो हम सारी भाषाएं तो नहीं जान सकते, लेकिन जो भी इंटरनेशनल आप कह सके कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भाषा बोली और सोची समझी जाती है उसमें एटलीस्ट हम लोग अपनी पारंगतता रखें तो फिर राजनीतिक विकास की जो असीम संभावना है वो भी बढ़ जाती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो विचारों का जो आदान प्रदान है उसके लिए बहुभाषिकता की आवश्यकता रहती है और इस कारण ही अंग्रेजी का जो महत्व है वो बढ़ रहा है। और अंग्रेजी ज्ञान के कारण आप ना सिर्फ अपने देश में ही आराम से विचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, बल्कि विदेश जाकर भी आप इसको अपने विचारों का आदान प्रदान और वहाँ पे हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम बता सकते हैं, विचार अपने प्रकट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना है उसका विकास के लिए जो हमारी द्वितीय भाषा है अंग्रेजी वो एक बहुत ही प्रभावशाली हथियार है कि हम हमारे रक्षा करें बाहर जाकर भी और हमारे विचारों को प्रकट कर सकें। इसमें सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है अगर हम कोई विदेशी भाषा जानते हैं तो, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा सद्भावना को समझते हुए उस भाषा का प्रयोग करते हैं और आत्मीयता की भावना का विकास हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पे भी हम देखें तो कहीं ना कहीं भाषा को सीखना यानी कि बहुभाषिकता होना बहुत ज़रूरी है। एक से अधिक भाषाएं जब हमें आती हैं तब हम बहुत ही आराम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और हमारा विकास भी कर सकते हैं। फिर है सांस्कृतिक एकता का विकास। बहुभाषिकता के आयाम जो होते हैं उसमें छात्र क्या होता है, सभी छात्र अलग अलग धर्म और संस्कृति के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एक ही धर्म और संस्कृति के हों। तो एक बालक से अन्य बालक जो है वो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को
बांटता है या उनके बारे में बताता है और दूसरों में उसके लिए रुचि भी उत्पन्न करता है। मैंने पहले ही बताया कि हम हमारे जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो कहीं ना कहीं हम हमारे मित्रों के लिए दिवाली पे जिनके घर में मिठाइयाँ नहीं बनती उनके लिए लेकर आते थे, उनके घर पे कुछ बनता था और उनके त्योहारों पे तो वो हमारे लिए लेकर आते थे। तो ये एक आदान प्रदान होता है, भोजन का आदान प्रदान होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, भाषा का, ये बहुत आराम से होता है। तो जो हमारी संस्कृति है उसमें भी हम देखते हैं कि परिवर्तन आता है और एक दूसरे के जो भाव हैं उनको समझने में हम ये चीज़ सहायक होती है और इससे परिणाम स्वरूप हम हर संस्कृति को समझ पाते हैं, उनके प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं और इतना सब हमारे देश में होता है। इसीलिए ही हमारी जो संस्कृति है वो विभिन्नताओं में एकता वाली बनी हुई है। और फिर इसमें लास्ट पॉइंट है बौद्धिक विकास की संभावनाएं। तो किसी भी भाषा या साहित्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता। हर कहीं ना कहीं भाषा कह लें या साहित्य कह लें तो उसमें कोई ना कोई कमी है। चाहे कबीरदास और बिहारी ने अपने काव्यों में, रचनाओं में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है और जो छात्रों के बौद्धिक विकास की जो स्थिति है वो इससे सुदृढ़ होती है। हम देखते हैं कि उन्होंने कितने तरह के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में किया है और इस तरीके से जब हम भिन्न भिन्न काव्य पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं तो उनमें सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो बौद्धिक विकास की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं अगर हमारे अंदर बहुभाषिकता की श्रेणी हो तो आई होप आपको जो ये आज का टॉपिक है वो भाषिकता का जो शिक्षण है उसके क्या क्या लाभ हैं ये समझ में आए होंगे। साधारणतया देखें, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना बहुभाषिकता कहलाता है और बहुभाषिकता बहुत आवश्यक है क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण हो चुका है। हम सोशल मीडिया के थ्रू कहें या हम वो मोबाइल के थ्रू कहें या किसी भी सामाजिक माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपने विचारों का आदान प्रदान करते ही रहते हैं और इस विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो हमारी भाषा है एक वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो हमें दूसरी भाषा को सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भी व्यापक विकास हो सके, व्यापक सोच बन सके, ज्ञान में हमारे भी वृद्धि हो, आर्थिक संभावनाओं का विकास बढ़ सके। तो इस तरीके से बहुभाषिकता के बहुत सारे लाभ हैं और आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।